मोदी जी से ये पूछना चाहते थे, क्या बिगाड़ा था हमने आपका? क्या बिगाड़ा था हमने आपका? आपने पल भर में हमारा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। हम ही लोगों ने आपको कुर्सी पर बैठाया और आप हम ही लोगों के साथ धोखेबाजी कर दिए। कहाँ जाए हम लोग? दर दर की सर ठोकरे खा रहे हैं। एक ही रास्ता बचा है, कुछ करना चाहते हो तो अब नेतागिरी शुरू कर दो। एक वही रास्ता है जहाँ पे कोई एज है, ना उम्र है, ना क्वालिफिकेशन है और ना बुद्धि का कोई परख करने वाला है। ऐसा नहीं सर, हमें लालसा है जिंदगी में कि देश का हम रक्षा करें, देश की हम सेवा करें। तो रक्षा मंत्री बनना हमें सर क्या करोगे? मैं इसलिए सरकास्टिक वे में कह रहा हूँ आपसे, कल सर इस कह देश रहे- का व्यवस्था है जिसमें आई और वाई को ठीक कराने में 10 साल लग जाए, उस देश में क्या न्याय से लोग क्या उम्मीद करेगा? यही ताकत रह गई है नौजवानों की। क्या करें सर हम? जब रिपोर्ट आ रही थी कि डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, तब तो चुपचाप बैठ के भजन गा रहे थे। अब जब इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी आ गई है, जब उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया गया है, तुम बैठ जाओगे यहाँ पे? है हिम्मत यहाँ बैठने की? देश का जब कोई अनपढ़ आदमी जब नेता मंत्री बन जाता है, उसका कोई टेस्ट लेता है क्या? कोई टेस्ट नहीं लेता है। और जिसकी खामियाजा इस देश की जनता भुगत रही हो। कोविड में अगर कोई भी शॉप पहले खोली गई थी तो वो थी दारू की दुकान। उस दारू के दुकान में बिल्कुल मार्किंग लगा लगा के दारू बेचा जा रहा था, लेकिन नौजवानों का परीक्षा लिया जा सके, जिसके लिए प्रॉपर इंतजाम किया जा सकता था। महज 1 से 1.5 लाख ये बता रहे हो, जिसकी संख्या बता रहे हैं, उनको चाहे इंटरव्यू हो चाहे रिटन एग्जामिनेशन हो, वो लेने में बहुत दिक्कत थी। लेकिन दारू के दुकान में प्रॉपर मार्किंग लगा के दारू बेची जा रही थी इस दुकान में, इस देश में। तो कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है? जो ये नौकरी के लिए खड़े हैं ना, ये किसी भी पीएसयू में नौकरी के लिए हो, अलग अलग सरकारी संस्थाओं में नौकरी के लिए हो, सारी संस्थाओं को तो कॉर्पोरेट के हवाले किया जा रहा है। तो आप किस सरकारी संस्थान में नौकरी ढूंढेंगे? जो रिजर्वेशन के लिए चिल्लाते हैं, उनसे मैं 10 बार सवाल करता हूँ कि रिजर्वेशन के लिए चिल्ला तो रहे हो, लेकिन कहाँ पे नौकरी? कहाँ पे तुम अपने बच्चे पढ़ाओगे? कहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा? सरकारी शिक्षा खत्म, सरकारी संस्थानें खत्म, प्राइवेट में जाकर तुम्हें कौन रिजर्वेशन देगा? अदानी अंबानी कंपनी में रिजर्वेशन मांगने जाओगे, गेट पे बैठने खड़े भी नहीं होने देगा। इनके जेब में कितने पैसे होगी, इनके शकल पे लिखा नजर आ रहा है। अब सोचिए, कभी ये गुरुद्वारा टिक रहे हैं, कभी किसी मंदिर में जाकर टिक रहे हैं, कभी कहीं शरण ले रहे हैं, और जैसे ही परमिशन इनको मिलती है 2-3 घंटे की, तो यहाँ आके आवाज़ लगा रहे हैं। तो ये तो हाल है इस देश में। विरोध की आवाज़ अगर लगाना चाहते हैं आप, तो आपको इसकी एप्लीकेशन अगर आप देखेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। यहाँ पे अगर परमिशन लेना हो आपको जंतर मंत्र पे, तो आप बेहोश हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ इस देश के युवा खड़े हैं। जिस देश में मौजूदा आबादी युवाओं की 64% मौजूदा युवा हैं, उस देश के युवा सड़क पे उतरे हुए हैं। और इनका मुद्दा है कि करीब करीब 1.5 लाख युवा जो अलग अलग तरीके से अलग अलग सेनाओं के लिए सेलेक्ट हुए थे, उनको ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिला। इन्होंने साफ तौर पे पोस्टर लगाया है कि अग्निपथ के आर में जिस तरह से इस देश में अलग अलग तरीके से पेंशन खत्म किया जा रहा है, अब ऐसी एक व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को पेंशन ही ना देना पड़े। और उसमें खास तौर पे जो अग्निपथ योजना है, जो इस देश के युवाओं को प्रभावित करती है। लेकिन ये लोग ऑलरेडी सेलेक्ट हुए थे अलग अलग सेना के अलग अलग विंग में, लेकिन इनको भर्ती अभी तक नहीं मिली। और कई बार चंपारण यात्रा के नाम से यहाँ पे ये प्रोटेस्ट कर चुके हैं। ये सब फौज में सिलेक्शन के लिए मेहनत करी, सब कुछ किया, दिन रात मेहनत करने के बाद भी ये नौजवान, इनके आंखों के सपने इन्हीं के सामने चूर चूर कर दिए गए। हवाला दिया गया, कोविड का बहाना हो, चाहे जो भी बहाना हो, फिर अग्निपथ अग्निवीर का बहाना हो। सवाल यह है कि उसी कोविड के टाइम में कई राज्यों में चुनाव हुए, कई राज्यों में चुनाव हुए, यूपी हुआ, बंगाल हुआ, कई जगह चुनाव हुए, और एक छोटा सा एग्जाम नहीं कंडक्ट हो सकता था? मतलब ये तो सिर्फ मुझे लग रहा है कि आप एक नौजवान हो, ये सिर्फ और सिर्फ बहाना नहीं नजर आता है नौजवानों के भविष्य को खराब करने का? जी पूरी बहाना है, और पूरी हम पे ये थोपा गया है कि सो अग्निवीर के तहत भर्ती करो तो फिर अंदर आओ। हम लोग तो पूरे तरीके से अपने ओर से क्वालिफाइड थे, किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से हम डिस्क्वालीफाई नहीं है। हम अभी भी कहते हैं कि आप कहीं से भी कभी भी किसी वक्त भी उठ के आइए और हमारा टेस्ट लीजिए। अगर हम डिस्क्वालीफाई होते तो हम खुद वहाँ से हट जाएंगे पीछे। नहीं, अगर नहीं होते हैं तो फिर हमें नौकरी चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। किसी भी वक्त आइए और हमारा टेस्ट लीजिए। सवाल ये है कि इस देश का जब कोई अनपढ़ आदमी जब नेता मंत्री बन जाता है, उसका कोई टेस्ट लेता है क्या? कोई टेस्ट नहीं लेता है। और जिसकी खामियाजा इस देश की जनता भुगत रही होती है। खैर, आप कहाँ से आए? सर मैं हरियाणा से आया हूँ। आप हरियाणा से आए हो? जी सर। हरियाणा से तो आए हैं, लेकिन हरियाणा से कहते हैं कि सब बड़े बड़े नौजवान, बड़े साहसी नौजवान होते हैं। आज आप जिस जगह पे खड़े हो,
आपकी आवाज़ तक सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इस आवाज़ में इतनी दम नहीं है कि आप यहाँ से 2.5 किलोमीटर आगे संसद में आप अपनी आवाज़ पहुँचा सको। क्या करोगे अब इसके बाद, ये बताओ मुझे। सर यही तो दुर्भाग्य है सर। हम तो ये सोचा है कि जब तक ये पूरे हमारी मांग होगी नहीं, हम जाएंगे नहीं वापस घर पे। हम अपना ये चीज़ चलती रहेगी, प्रोटेस्ट चलता रहेगा, हम हमारी आवाज़ को उठाते रहेंगे सर। आप वापस घर नहीं जाओगे? एक मिनट, वापस घर नहीं जाओगे? 2 घंटे बाद यहाँ बैठ के दिखा देना मुझे। सर परमिशन यही तो मैं तो ऑन कैमरा कहता हूँ, यही ताकत रह गई है नौजवानों की। क्या करें सर हम? जब रिपोर्ट आ रही थी कि डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, तब तो चुपचाप बैठ के भजन गा रहे थे। अब जब इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी आ गई है, जब उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया गया है, तुम बैठ जाओगे यहाँ पे? है हिम्मत यहाँ बैठने की? और बैठ के तुम्हें उठा के बाहर करेंगे, आएगा 10 लोग भी आएंगे यहाँ देखने के लिए, कौन है? सही बात है सर। सर देख लो सर, हमने कोविड जब पीक पर था सर, उस टाइम पे हमने सर अपनी मेडिकल फिजिकल ये सब क्लियर कर लिया था। जब वहाँ पे 250 बच्चे 300 बच्चे एक साथ बच्चे दौड़ते हैं 100 मीटर के गैप के बंदे, इतने में बैठा रखा होता है हमें 250-300 बच्चों को ऐसे जैसे पूरा भेड़ बकरियों की तरह। तब कोविड की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब सर हमारा पेपर होता है तो पेपर के अंदर से पूरा ग्राउंड होता है बड़ा, उस ग्राउंड के अंदर सर हर बच्चे को 15 से 20 मीटर दूरी पे बैठाया जाता है नीचे ज़मीन पर। ये आर्मी में प्रोटोकॉल है सर। तो सर वहाँ पे कोविड की कोई दिक्कत नहीं थी। तो सर हमने तो पूरी मेहनत भी करी, कोविड में सब कुछ झेला भी हमने, सर्टिफिकेट सारे कोविड जो भी सरकार ने बोला ना कि ये चीज़ लगवाओ, ये वैक्सीन लगवाओ, तब जाके तुम्हें एंट्री मिलेगी, तो हमने सब प्रोसीजर किया। बट सरकार, फिर हमने ये भी यहाँ तक कि हम मिले भी रक्षा मंत्री से भी कि हमारी भर्ती करवा दो, पूरी कंप्लीट करा दो। उत्तराखंड में बच्चों ने प्रोटेस्ट करा, कई रैलियों में बात करी। ये देखिए सर ये उनसे गए हुए थे, तब उनसे मिले थे जी सर, तब भी उन्होंने ये बात बोली थी कि आप लोग का ज़रूर होगा, आप चिंता मत करो, हम आपके साथ में हैं। फिर ये उन्होंने सर ये रिटर्न में जो दिया था हमें, ये सर हमने तो हमारी मेहनत पूरी करी है। हम तो बस वही चाहते हैं कि बस हमें वो दे दो और कुछ नहीं चाहिए हमें। इन्होंने एक बात कही, मैं आप लोगों को एक चीज़ याद दिला दूं। कोविड में अगर कोई भी शॉप पहले खोली गई थी तो वो थी दारू की दुकान। उस दारू के दुकान में बिल्कुल मार्किंग लगा लगा के दारू बेचा जा रहा था। लेकिन नौजवानों का परीक्षा लिया जा सके, जिसके लिए प्रॉपर इंतजाम किया जा सकता था, महज 1 से 1.5 लाख ये बता रहे हो जिसकी संख्या बता रहे हैं, उनको चाहे इंटरव्यू हो चाहे रिटन एग्जामिनेशन हो, वो लेने में बहुत दिक्कत थी। लेकिन दारू के दुकान में प्रॉपर मार्किंग लगा के दारू बेची जा रही थी इस दुकान में, इस देश में। कोविड में गारंटी देता हूं सबसे पहली दुकान जो खुली थी वो दारू की खुली थी। ये इसी देश की जनता है। जबकि खैर एक बिहार से भी आए, आइए जरा बिहारी बाबू आइए। आप वहाँ से आए हैं, आपने कब दिया था एग्जाम वगैरह? मैं 13 में क्लियर किया हूँ सारा। 13 में 2013 से बैठे हुए? 2013 से मैंने 13 या 23 क्या कह रहे हो यार? 13 से मैंने सर को डायरेक्ट रैली भर्ती में अर्धसैनिक में सारे कुछ क्लियर करने के बाद मेरा नाम करेक्शन का हवाला दे करके वो सुधार करके हमने लगा दिए। फिर भी हम जो है सो 13 से लगे हुए हो, मतलब 13 में नाम क्या बताया आपने? नाम क्या किया? मोतीलाल राम, मधुबनी जिला से हूँ मैं। नहीं, मधुबनी जिला तो है, लेकिन क्या उसमें क्या हो गया? 13 में क्या हो गया था? नाम जब पूरे क्लियर हो गए तो नाम के वाई के जगह आई करवा करके बोले लाने के लिए हमने जमा कर दिए। जमा करने के बाद उस समय CBI कोर्ट बोर्ड पे जांच एजेंसी बैठाए हुए थे, वहाँ पे बंद थे, तो मैंने बोले कि भाई कोर्ट से हो जैसे हो आप नाम सुधार करा करके जमा कर दो। तो हमने जमा कर दिए। इसके बाद भी मेरा ज्वाइनिंग नहीं हुआ। कल गए हेडक्वार्टर। आई के चक्कर में कितना टाइम खराब हुआ ये बताओ मुझे? 10 साल हो गया, 22 बरस था मेरा। आई और वाई के चक्कर में? जी। आपका नाम क्या बताया दोबारा? पुर्तीलाल राम। पुर्तीलाल जी। और वहाँ पे वाई लग गया था पूर्ति में, तो आई लगवा के लाइए जी। अच्छा, इसकी पूर्ति करते करते आपको 10 साल लग गए? 10 साल सर चक्कर काट रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं सर हो पाए हैं। और हम कितने साल उम्र हो गई आपकी? मेरा 32 वर्ष हो गया सर। 22 में हम क्लियर किए थे। तो एक ही रास्ता बचा है, कुछ करना चाहते हो तो अब नेतागिरी शुरू कर दो। एक वही रास्ता है जहाँ पे कोई एज है, ना उम्र है, ना क्वालिफिकेशन है, और ना बुद्धि का कोई परख करने वाला है। ऐसा नहीं सर, हमें लालसा है जिंदगी में कि देश का हम रक्षा करें, देश की हम सेवा करें। तो रक्षा मंत्री बनना हमें सर क्या करोगे? मैं इसलिए सरकास्टिक में मैं कह रहा हूँ आपसे, इस देश का व्यवस्था है जिसमें आई और वाई को ठीक कराने में 10 साल लग जाए, उस देश में क्या न्याय से लोग क्या उम्मीद करेगा? जिस देश में एक नाम के आगे आई लगा होना चाहिए, कोई वाई लगा दे गलती से, उसको ठीक कराने में 10 साल लग गए। और भटकते भटकते सर हम आए हैं दिल्ली। एक तो कितने भटकने के बाद भी बोले सब सरकार अंधी सरकार देश के और बहरी सरकार है इस देश की। अच्छा जी, कोई सुनने वाला नहीं है। जब सर हमने ईमानदारी पूर्वक अपनी भर्ती प्रक्रिया पूरी किया, तो सरकार को भी तो मतलब ईमानदारी पूर्वक हमें ज्वाइन कराना चाहिए।
सर हम उनसे भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं सर। इसके लिए 10 साल 8 साल 10 साल अगर कोई लड़का मेहनत करता है तब उसका जाकर दौर क्लियर होता है। और इन्होंने मतलब एक ही फैसले से 1.5 लाख लड़कों का भविष्य बर्बाद कर दिया सर। सर मोदी जी से ये पूछना चाहते थे, क्या बिगाड़ा था हमने आपका, क्या बिगाड़ा था हमने आपका? आपने पल भर में हमारा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। हम ही लोगों ने आपको कुर्सी पे बैठाया और आप हम ही लोगों के साथ धोखेबाजी कर दिए। कहाँ जाए हम लोग, दर दर की सर ठोकरें खा रहे हैं हर तरह से। मतलब सारे युवा परेशान बैठे हैं सर, कभी गुरुद्वारा तो कभी कहीं 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 जाकर लोग स्टे कर रहा है, रुक रहा है सर। लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गए हम लोगों को सर। जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाकर हम लोग मतलब एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ लगातार दिल्ली में तो रुके हुए हैं, और इस डेमोक्रेसी में आपको एक चीज बता दूं कि ये सोच रहे थे कि 2 दिन 4 दिन लगातार बैठ के, जो दिल्ली के अंदर में एक एलोकेटेड प्लेस है, आप जहाँ पे विरोध की आवाज़ उठा सकते हैं, जंतर मंतर, वहाँ पे इनको परमिशन मिल जाएगी। यहाँ पे परमिशन का ये हाल है, किसी को 2 घंटा के लिए, किसी को 3 घंटा के लिए, किसी को 1 दिन के लिए बहुत खुश होंगे तो दूसरे दिन आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा। अब ये अलग अलग राज्य से बच्चे आके, इनके जेब में कितने पैसे होगी इनके शकल पे लिखा नजर आ रहा है। अब सोचिए, कभी ये गुरुद्वारा टिक रहे हैं, कभी किसी मंदिर में जाके टिक रहे हैं, कभी कहीं शरण ले रहे हैं, और जैसे ही परमिशन इनको मिलती है 2-3 घंटे की तो यहाँ आके आवाज़ लगा रहे हैं। तो ये तो हाल है इस देश में। विरोध की आवाज़ अगर लगाना चाहते हैं आप, तो आपको इसकी एप्लीकेशन अगर आप देखेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। यहाँ पे अगर परमिशन लेना हो आपको जंतर मंतर पे, तो आप बेहोश हो जाएंगे कि कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेवारी आपकी, इतना बड़ा फॉर्म भराया जाएगा। 4-4 घंटा बैठने समझे? के बाद में परमिशन मिला है सर। 4-4 घंटा वहाँ पे बैठने के बाद में परमिशन हमें मिला है सर। वो भी 2 दिन का, लगभग 3-3 4-4 घंटे के मतलब शिफ्ट में, एक शिफ्ट में सर। अगर सर हम लोग खुल के भी अपना आवाज़ उठाने का कोशिश करें तो उसको भी मतलब सही ढंग से नहीं आवाज़ उठाने दिया जा रहा है। और सर हम जब भी जुड़ते हैं, इकट्ठा होते हैं, सबको तोड़ दिया जाता है सर। क्या करें सर, कहाँ जाए हम लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। लगभग 7 से 8 मतलब ज्ञापन हम लोग सौंप चुके हैं, वहाँ से भी कोई मतलब रिप्लाई नहीं आ पाया सर। ये लोग मतलब एकदम सोच लिए हैं कि बेरोजगार रखना है पूरे भारत को, युवाओं के साथ मतलब यही सोच के रखे बेरोजगार बनाना है। 2 करोड़ का वादा करते हैं, कहाँ गया उनका 2 करोड़? और 1.5 लाख लड़का जो यहाँ पे सारा चीज़ क्लियर करके बैठा, उन्हें तो 2 करोड़ हर साल। और आपको शायद पता होना चाहिए कि इस देश में करोड़ों नौकरियां साफ हो गई जो एग्जिस्टिंग जॉब थी। ये बता दूं आपको कैमरे पे, आज जो एग्जिस्टिंग पोस्ट थी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर में, उसके तहत भी लाखों पद खाली पड़े हैं इस देश में। तो नए तो छोड़ दीजिए, पुराने की भर्ती होना मुश्किल है। और पीएसयू और बैंक और उसकी कितने जॉब, लाखों के लाख खत्म होते चले गए हर साल। खैर, ये हमारे देश के नौजवान हैं, कर्नल मेहर साहब हैं जो इन लोगों का साथ दे रहे हैं। हमारे साथ मैडम खड़ी हैं जिनकी उम्र ऑलरेडी 74 साल की उम्र में ये इन बच्चों के साथ खड़ी हैं ताकि इनका मनोबल बढ़ाया जा सके। ये बहुत बड़ी बात है। हम किसान धरने से आए हैं, टिकरी बॉर्डर पे लगातार 3 साल से धरना रहता है और हम जगह मांग रहे हैं कि भाई हम धरने को वहाँ पे रखे कुछ होने नहीं जाने वाला है। दिल्ली में कोई स्थायी धरने की जगह होनी चाहिए, यही बात ये है। यहाँ पे अगर एक ज्ञापन देते हैं तो ज्ञापन देने का मतलब है एक चिट्ठी देना, और चिट्ठी दे के उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। कितने ज्ञापन जाते हैं, उनके कितने जवाब आते, कितने कोई उम्मीद करना भी मतलब है। और यहाँ तक कि लोग हमें समझाते हैं कि भाई तुम जो है इससे उम्मीद मत करो और ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें कर, अपना कुछ काम कर लो। तो ये एक स्थिति है कि कहीं पे सुनवाई नहीं है। और जो धरना होता है, धरने का मतलब होता है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हम अगर ठीक हैं तो या तो हमें सरकार बताए कि तुम गलत हो, और अगर ठीक हैं तो हम अपने उसके उत्तर तक हम उसका इंतजार करें, उसके लिए बैठें। तो ऐसे ही हम किसानों को भी हमें वैसे ही धोखा मिला, और केस भी अभी तक पेंडिंग है जो किसान आंदोलन के दौरान के, और भी एमएसपी के ऊपर बात नहीं हुई। लेकिन हम जो जहाँ पे सच की आवाज़ है कि भाई इनको भी, हमें कर्नल साहब ने बताया कि स्थायी धरने की मांग रखी थी और वो नहीं मिली, हमने भी कोशिश की, उसकी भी नहीं मिली। ये कहा जाता है कि दिल्ली में कहीं पे आप स्थायी धरना दे ही नहीं सकते, मतलब अपनी बात को कहीं रख ही नहीं सकते। एक चिट्ठी देनी है और उस चिट्ठी को सुनने के बाद में वो आगे से जवाब दें ना दें, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो नामुमकिन भी है। चलिए, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये देश जिस दौर से गुजर रहा है और जिस तरह से इस देश की संपदाएं और संस्थाएं, लोग कहते हैं हमें क्या फ़र्क पड़ता है, जो ये नौकरी के लिए खड़े हैं ना, ये किसी भी पीएसयू में नौकरी के लिए हो, अलग अलग सरकारी संस्थाओं में नौकरी के लिए हो, सारी संस्थाओं को तो कॉरपोरेट के हवाले किया जा रहा है। तो आप किस सरकारी संस्थान में नौकरी ढूंढेंगे? जो रिजर्वेशन के लिए चिल्लाते हैं उनसे मैं 10 बार सवाल करता हूँ कि रिजर्वेशन के लिए चिल्ला तो रहे हो, लेकिन कहाँ पर नौकरी, कहाँ पे तुम अपने बच्चे पढ़ाओगे, कहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा? सरकारी शिक्षा खत्म, सरकारी संस्थानें खत्म, प्राइवेट में जाकर तुम्हें कौन रिजर्वेशन देगा? अदानी अंबानी की कंपनी में रिजर्वेशन मांगने जाओगे, गेट पे बैठने खड़े भी नहीं होने देगा।
तो देश उस दौर से गुजर रहा है। अदम गोंडवी साहब की दो लाइनें कब लिखी थी और आज वो सुनने में आपको लगेगी कि हकीकत लिखी थी कि जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे। हुक्काम मतलब ये शासन करने वाले। जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। सुरा और सुंदरी के जोश में डूबे हुए रहबर ये दिल्ली को रंगीले शाह का हम्माम कर देंगे। और सदन में घूस देकर बच गई कुर्सी तो देखोगे ये अगली योजना में घूसखोरी को भी आम कर देंगे। तो ये आज के वक्त में ये लाइनें बिल्कुल फिट बैठती है। और वो नौजवान जो सोचते हैं कि देश को जो बेचा जा रहा है उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, तो जिनको फर्क नहीं पड़ रहा है देश बेचने से, कृपया कहीं जाके धरने ना लगाएं, क्योंकि आप ही की वजह से, तो आप ही का जिसका विरोध होना चाहिए, अगर आप ही नहीं बोलोगे तो ये देश क्या हो सकता है कि जिस बद से बदतर हाल में आज बेरोजगारी में ये देश पहुंच गया है 1947 से पहले वाले के आलम में, उसमें आपका भी योगदान है, क्योंकि आप चुप हैं। और याद रखिएगा कि अगली बारी आपकी है। मैं सर असम से हूँ। मैं रक्षा मंत्री जी से मिले थे सर 22 मार्च को। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप लोगों की जो प्रक्रिया है जैसे सामान्य होती है कोरोना के टाइम पे, तो आपकी ये प्रक्रिया को हम आगे इसके बारे में सोचेंगे और इसका काम करेंगे। पर अभी तक उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की है सर। चलिए, जिसको आप वोट देते हैं ना, फिर वही दो लाइनें उन्हीं की है कि काजू भरी प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है राम राज देखो विधायक निवास में। तो जब जिसको आप वोट देते हैं उसके लिए तो बल्ले बल्ले ऐशो आराम की ज़िंदगी वो जी रहा है। और जनता जब उस चीज़ को पहचान नहीं पाती है तो इसी तरह रोड पे खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के उसके दम निकल जाते हैं। कोई ना दिखाने वाला है और ना कोई देखने वाला है, ये याद रखिएगा। सो व्हाट यू वांट टू से टू द यूथ ऑफ इंडिया राइट नाउ, like you are suffering right now, so what is your message for the youth of this country? 2021 ஃபிசிக்கல் மெடிக்கல் கிளியர் பண்ணியிருந்தோம். எங்களுக்கு எக்ஸாம் வந்து ஏப்ரல் மாதம் நடக்க இருந்துச்சு. ஆனால் கோவிட்னால தள்ளி போச்சு. கடைசியில் பார்த்தா அக்னிபத் ஸ்கீம் வந்ததுக்கப்புறம் மொத்தமாகவே எக்ஸாமை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. நான் அட்டன் பண்ண செலக்ஷன் தான் என்னோடய கடைசி அட்டெம்ப்ட்டு. நான் 1997 என் டேட் ஆஃப் பர்த்து. நான் அட்டன் பண்ண செலக்ஷன் தான் என்னுடைய கடைசி செலக்ஷன். அதை கேன்சல் பண்ணிட்டு எனக்கு திருப்பி அக்னிபத்தில் அப்ளை பண்ண கூட ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் தரல. நான் டெக்னிக்கலில் அப்ளை பண்ணியிருந்தேன். டெக்னிக்கலில் ஆல்ரெடி இருந்த ஏஜ் லிமிட் 23 அப்பர் ஏஜ் லிமிட் 23லேருந்து 21 குறைச்சி திருப்பி 2 வருஷம் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்து அதில் என்ன யூஸ் இருக்குது? பழையபடி அது 23ஆவே தான் இருந்துச்சு. எனக்கு ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனும் கிடைக்கல, என்னால் புதுசாகவும் அப்ளை பண்ண முடியல. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறதுனே தெரில. நான் 90% செலக்ஷன் ப்ராசஸ் முடிச்சிட்டேன். எனக்கு ரிட்டன் எக்ஸாம் மட்டும்தான் பாக்கி இருக்குது. அதை கேன்சல் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன் சார்? எனக்கு ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனும் கொடுக்கல. எனக்கு இதுதான் ப்ராப்ளமே. எனக்கு அட்லீஸ்ட் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருந்தாவது நான் அக்னிபத் அப்ளை பண்ணியிருந்துருக்கலாம். ஆனால் அதுவும் கொடுக்கல. ये याद रखिएगा कि जिस माहौल में आप इस देश को पहुंचा रहे हैं, मैं देश के युवाओं से कह रहा हूं, उसकी जिम्मेवारी भी आप ही को झेलनी है कल को। और उसके सारे रिजल्ट भी, जो परिणाम आएंगे, वो परिणाम भी हमारे आपको और हमारे आने वाले नस्लों को ही झेलना पड़ेगा। ये तय है। नमस्कार।